नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांतों का अध्ययन किया था और आज हम उसके आगे के सिद्धांतों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। प्रसार शिक्षण का अगला सिद्धांत है लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता। इसका मतलब है किसी भी चीज़ के प्रति रिजिड या कठोर नहीं होना, बल्कि उसमें परिवर्तनशील रहना या परिवर्तन की क्षमता को बनाए रखना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रसार शिक्षण कार्यक्रम जो भी हम चलाते हैं वो गांव के लोगों के लिए होता है, ग्रामीण समुदाय के लिए होता है। इसमें कोई कॉपी किताब या बुक्स की रीडिंग नहीं होती है, उनसे पढ़ाई नहीं होती है। ये पढ़ाई प्रैक्टिकल होती है और लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होती है। जो कुछ भी वो अनुभव करते हैं, जो कुछ भी उनकी परेशानियां होती हैं या समस्याएं होती हैं, उन पर आधारित ये शिक्षण होता है। तो हर एक स्थान के हिसाब से लोगों की क्या लोकल नीड्स है, क्या उनकी इस वक्त की समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, भविष्य में कौन सी समस्याएं या आवश्यकताएं उनको पड़ने वाली हैं, उस सभी से संबंधित होता है लचीलापन। कि हम कोई भी इसका कंटेंट फिक्स नहीं करें, किस डेट पर होना है, किस विषय में पढ़ाया जाना है या सिखाया जाना है, किस स्थान पर सिखाया जाना है, ये सभी बिल्कुल रिजिड ना हो। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे स्थानीय संसाधन हैं, जैसी लोगों की आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से हमें इससे परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि लोगों को अधिकतम इसका लाभ मिल सके और जो भी हमारा टारगेट है वो भी हम अच्छे तरीके से अचीव कर पाए, क्योंकि इसका अल्टीमेट टारगेट है ग्रामीण लोगों का विकास करना या ग्रामीण समुदाय का विकास करना। दूसरा पॉइंट आता है, सिद्धांत है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही लोगों की भाषा बदल जाती है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी मर्यादाएं, ये सभी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी दूरी के अंतराल पर बदलती रहती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति बिल्कुल भिन्न होती है। एक प्रदेश की भौतिक और सामाजिक विभिन्नताएं भी दूसरे प्रदेश से अलग होती हैं। इस तरह की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोई मरु प्रदेश है, कोई बर्फीला प्रदेश है, कहीं पर पानी की अधिकता है, कहीं पर पानी की कमी है। तो जैसी जैसी जगह है वहाँ पर कौन कौन से स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं, किन चीज़ों की कमी है, किस तरह की वहाँ की परंपराएं हैं, कैसी लोक जीवन शैली है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इन सभी विभिन्नताओं को देखते हुए कि उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, क्या चीज़ें हैं और लोगों की कैसे सोच विचार है, उसके आधार पर ही हमें प्रसार शिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी चाहिए या उनका आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। ये भी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश की संस्कृति बहुत अलग थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और आजकल का जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें हमारे देश की संस्कृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उनकी परंपराओं को हम अपनी परंपराओं को बदल नहीं सके उनके हिसाब से, और लेकिन उनके जाने के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो हमने बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन प्राप्त किए हैं। जैसे पहले बालिका शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लड़कियां घरों के अंदर ही रहती थी, पर्दा प्रथा भी थी, बाल विवाह की समस्या भी थी और बहुत सारी कुरीतियां हमारे जीवन में थी। हम टेक्नोलॉजिकली भी बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया हमने तरक्की की, हमने प्रगति की और उसके साथ साथ में बहुत सारी सांस्कृतिक मूल्य भी हमारे परिवर्तित हुए। वो पाश्चात्य देशों के प्रभाव से भी परिवर्तित हुए हैं, वो आधुनिक तकनीकी यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जिससे हम विद इन सेकेंड्स दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है उस सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। हमारी पुरानी वेशभूषा आज बहुत परिवर्तित हो चुकी है, हमारी पुरानी जीवन शैली
बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुके हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं। पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी, आजकल लड़कियां न सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रही हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे वो डिफेंस में जाती हैं, एयरफोर्स में जाती हैं, पुलिस में जाती हैं, रॉकेट साइंस को भी पढ़ती हैं, रॉकेट के लिए भी काम करती हैं, अंतरिक्ष में भी जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने समय की बजाय अब बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई हैं। तो अब जो भी हम प्रसार शिक्षण कार्यक्रम बना रहे हैं उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले क्या सांस्कृतिक मूल्य थे और अब उनमें क्या परिवर्तन आया है। उसके हिसाब से हम किस तरह के प्रोग्राम्स बनाएं जो आज के समय के हिसाब से उचित हो, कंटेम्प्रेरी हो और अभी इस समय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। अगला सिद्धांत है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। तृणमूल संगठन यानी ग्रास रूट कंपोजिशन का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी समुदाय के विकास की बात करते हैं, उसके किसी भी ग्रामीण समाज के या समुदाय के विकास और उसकी प्रगति की बात करते हैं, चाहे वो आर्थिक विकास है या सामाजिक विकास है, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या महत्व देना चाहिए वो उस समाज के सबसे गरीब, वंचित और शोषित तबके को देना चाहिए। वो लोग जो सबसे ज़्यादा वंचित रहे हों किसी भी चीज़ से, उनके पास किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं हैं, उनकी मूल आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ ही सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आगे ऊपर के स्तर पर जाएं। जो लोग सबसे पहले उनका ध्यान रखें हम कि जो निरक्षर हैं, उसके बाद जो अर्ध शिक्षित हों और उसके बाद के कार्यक्रम होने चाहिए शिक्षित वर्ग के लिए या वृद्धों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए पहले कार्यक्रम तैयार किए जाएं और उसके बाद धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया जाए सभी वर्गों के लिए। तो इस तरीके से कार्यक्रम शुरू तो हो सबसे निचले तबके के लिए और उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्तर करके उसको ऊपर बढ़ाया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है सहभागिता का या पार्टिसिपेशन का सिद्धांत। इसके बारे में भी हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी कार्यक्रम अगर हम चलाते हैं, प्रसार शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम अगर प्रसार कार्यकर्ता ऑर्गेनाइज करता है, कोई भी योजना या स्कीम को वो चलाता है, तो उसमें जब तक सभी पार्टिसिपेंट्स सही तरीके से प्रतिभागी नहीं होंगे, उसमें भागीदार नहीं होंगे, तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा या उसकी सफलता में संदेह होता है। क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग गांवों में रहते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम अपनी योजनाएं बना रहे हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम में भागीदार हों। जैसे हम अपने यहाँ पर भी कोई इवेंट, अपने घर का उदाहरण ले लीजिए, अगर हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम पहले अतिथियों की सूची बनाते हैं, फिर वो लोग आए, उसके लिए क्या क्या हम किस तरह से उनका स्वागत करेंगे, कहाँ पर उनको बैठाया जाएगा, कौन लोग हैं जो स्टेज डेकोरेट करेंगे या म्यूजिकल कोई प्रोग्राम होना है तो वो किस तरीके से होगा, कौन उसका संचालन करेगा, ये सारी चीज़ों का पहले से ही आयोजन कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं और उसके बाद में उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी बहुत सारे लोगों को दी जाती है। जैसे एक व्यक्ति ये काम करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करेगा। तो इस तरीके से जब जिन समुदायों के लिए या जिन लोगों के लिए प्रसार शिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जब वो उसमें खुद सहभागी होंगे तभी उनमें जिम्मेदारी की भावना आएगी और कार्यक्रम के प्रति रुचि भी तभी जागृत होगी। तो जब उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तब वो उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे और उसको सफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम में जन सहभागिता या जो भी लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला सिद्धांत है संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। कोई भी कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति के माध्यम से पूरा नहीं हो सकता। परिवार के एक व्यक्ति को हमने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दे दी, कुछ सिखा दिया, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला दिया, लेकिन केवल मात्र उस एक व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से या उसकी आदतों में परिवर्तन से या उसके सोच, विचार, दृष्टिकोण में परिवर्तन होने से प्रसार शिक्षण सफल नहीं है।
अब क्योंकि हम समुदाय के विकास की बात करते हैं, पूरे गांव के विकास की बात करते हैं, तो किसी भी समाज या समुदाय की जो इकाई होती है वो परिवार होता है, और जब तक पूरे परिवार का समग्र विकास नहीं होगा तब तक प्रसार शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए संपूर्ण परिवार तक कार्यक्रम की पहुंच होनी चाहिए और कार्यक्रम का पूरा जामा पूरे परिवार तक पहुंचना चाहिए। जैसे अगर हम बालिका शिक्षा के बारे में परिवार के मुखिया को यानी बालिका के पिता को शिक्षित करते हैं, उसके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं, तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, बच्ची की माँ को भी ये जागरूकता आनी चाहिए और परिवार के बाकी जने जो भी बुजुर्ग भी हैं उस परिवार में, तो उन सबकी सोच में, उन सबके दृष्टिकोण में अगर परिवर्तन लाया जाए तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। अगला सिद्धांत है नेतृत्व का विकास। किसी भी स्थान पर किसी कार्यक्रम को करने में नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किसी भी गांव के या समुदाय के जो अपने स्थानीय नेता को बहुत मान सम्मान देते हैं और उसकी बात का अनादर नहीं करते, उसकी बात को अवश्य मानते हैं। तो ऐसे में नेतृत्व का विकास किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनकी अगर हमें सहभागिता मिल जाए या प्रसार कार्यकर्ता को सहभागिता मिल जाए तो फिर कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संचालित होते हैं और उनकी सफलता का स्तर बहुत बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर स्थानीय नेता किसी कार्यक्रम के फेवर में नहीं है, वो उसका विरोध करता है, तो लोग भी उस प्रोग्राम को बायकॉट कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसको सही तरीके से संचालित नहीं होने देते। ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता ने कार्यक्रम के लिए जो भी मेहनत की है, जो उसके क्रियान्वयन के लिए उसकी योजना बना करके जो कुछ भी काम किया है वो सब व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को पहले जो भी स्थानीय नेता हैं, एक तो उनका विकास किया जाए कि कौन लोग हैं जिनकी बात दूसरे लोग मानते हैं। ऐसे नेताओं को की पहचान करनी चाहिए और फिर उनको अपने विश्वास में लें, उनको अपने कार्यक्रम का महत्व समझाएं, उससे क्या लाभ होने वाले हैं, उसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं ग्रामीण जनता के लिए, ये सब समझाया जाए और उसके बाद में नेतृत्व का विकास करके और फिर कार्यक्रम को चलाया जाए, तभी कार्यक्रम सफल होता है। इसका अगला बिंदु है संतुष्टि का सिद्धांत। कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होगा जब उसके भागीदार को या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उस कार्यक्रम में भागीदारी करके, भाग लेकर के संतुष्टि प्राप्त हो। अगर संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है या वो लोग उस कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर कार्यक्रम की सफलता नहीं हो सकती। तो इसीलिए प्रसार शिक्षण के कार्यक्रम में भी जिन लोगों ने भागीदारी दी है, जो लोग इसके हिस्सा बने हैं या जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनका संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये सरकार के द्वारा या गैर सरकारी तरीके से जो भी कार्यक्रम हमारे विकास के लिए चलाए गए हैं, जो ट्रेनिंग्स हमें दी जा रही है या जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है या जिस उपकरण या जिस मशीनरी के बारे में जानकारी दी गई है, उससे वास्तव में हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, हमारा आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा है। अगर इस तरह की संतुष्टि प्रतिभागियों के अंदर है तभी कार्यक्रम सफल हो सकेगा, अन्यथा नहीं होगा। ये आज के लिए बिंदु पर्याप्त है और इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। डिस्ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं?